नमस्कार, श्रेष्ठ इंस्पायर में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक में कौटिल्य के बारे में अध्ययन करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक है जिन्होंने प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक की शुरुआत की थी। यह वीडियो टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट इसके अलावा जहाँ पर भी कौटिल्य के बारे में पूछा जाता है उन सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य के कई नाम मिलते हैं जिन्हें इन्हें विष्णुगुप्त, चाणक्य आदि नामों से भी जाना जाता है। कौटिल्य का जन्म 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके नाम के बारे में कहा जाता है कि इनका चाणक्य नाम या चाणक्य नाम क्यों पड़ा। माना जाता है कि इनके पिता का नाम चाणक्य था और साथ ही इनके गांव का नाम भी चणक था, इसलिए इनका नाम चाणक्य रखा गया। साथ ही इनके अन्य नामों के बारे में भी उल्लेख मिलता है, जैसे विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त नाम के बारे में यह कहा जाता है कि विष्णुगुप्त नाम जो है इनके माता पिता ने इनके नामकरण संस्कार के अवसर पर इनका नाम विष्णुगुप्त रखा था। तो इस तरीके से इनके 3 नाम हो गए। आप देख रहे हैं 3 नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य 3 नाम हो गए। आइए और समझते हैं इनके बारे में। इन्हें जो है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक का जनक कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने राज्य के बारे में क्रमबद्ध और विस्तृत दर्शन का प्रतिपादन किया, इसलिए इनको प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक का जनक कहा जाता है। और इन सभी का उल्लेख या अपने राज्य संबंधी विचारों का प्रतिपादन इन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किया है। आइए अब समझते हैं कौटिल्य के जो ये 3 नाम या कौटिल्य नाम पड़ा है, इसके बारे में 3 अवधारणाएं या 3 मान्यताएं हैं, उसके बारे में समझते हैं कि वह 3 मान्यताएं क्या है। इसमें प्रथम मान्यता जो है डॉक्टर गणपति शास्त्री के अनुसार दी गई है। उनका मानना है कि इनका जो गोत्र था, कौटिल्य का गोत्र कुटाला था, इसलिए इनका नाम कौटिल्य रखा गया। एक दूसरा मत है, उस मत के अनुसार माना जाता है कि कुटाला अन्न से भरे हुए पात्र को कहा जाता था और इस पर निर्भर रहने वाले जो ब्राह्मण होते थे वह कुटाला कहलाए। जबकि माना जाता है कि कौटिल्य के जो पूर्वज थे वह कुटाला पे निर्भर रहते थे, अर्थात कुटाला से भरे अन्न पात्र पे निर्भर रहते थे, इसलिए इनके पूर्वज या इनको जो है कौटिल्य नाम दिया गया। तीसरा एक मत है जिसमें मुद्रा राक्षस में इसका उल्लेख मिलता है, जिसके रचयिता हैं विशाखदत्त। इन्होंने बताया कि चाणक्य की कुटिल बुद्धि थी, कुटिल मति थी और इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इनका नाम कौटिल्य नाम दिया। इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें 3 मान्यताएं, जिसमें पहला है गणपति शास्त्री जिन्होंने गोत्र के आधार पे इनका नाम कौटिल्य रखा, जबकि दूसरा मत है जिसमें अन्न से भरे हुए पात्र को कुटाला कहा गया, इसके आधार पे इनका नाम जो है कौटिल्य रखा गया। तीसरा मुद्रा राक्षस में बताया गया है कि चाणक्य की जो बुद्धि थी वो कुटिल थी, इसलिए इनका नाम कौटिल्य या कुटिलमति नाम दिया गया। आइए अब जानते हैं और कौटिल्य के बारे में कुछ। कौटिल्य की प्रसिद्धि जो है 2 रूपों में मिली। पहला है इन्होंने नंद वंश का समूल नाश कर दिया और उसके स्थान पे मौर्य वंश की स्थापना की। साथ ही इनकी एक प्रसिद्ध कृति है अर्थशास्त्र, उसके कारण भी इन्हें बहुत ही प्रसिद्धि मिली। इन्होंने ज्ञान अर्जन के लिए तक्षशिला से ये नालंदा आए थे और ज्ञान अर्जन करके यह आचार्य भी बने। यह प्लेटो जैसे सुंदर नहीं थे। प्लेटो जो थे यूनान के एक दार्शनिक थे, उसके जैसा या प्लेटो जैसे कौटिल्य जो था सुंदर नहीं था। सुकरात से भी ज़्यादा कुरूप था। सुकरात जो थे यह प्लेटो के गुरु थे। आइए हम समझते हैं कि इन्होंने नंद वंश का नाश क्यों किया। माना जाता है
कि नंद वंश उस समय पाटलिपुत्र में मगध में शासन कर रहा था और उसका राजा था घनानंद, जिन्होंने अपमानित किया क्योंकि कौटिल्य जो थे वह अपने राज्य की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थे और उस समय विदेशी आक्रमण की चिंता सता रही थी कौटिल्य को, जबकि राजा को इसके लिए कोई चिंता नहीं थी। वह मदिरा में नृत्य में व्यस्त था। इसको लेकर नंद वंश के राजा के यहाँ अर्थात घनानंद के यहाँ वह जाते हैं इस बात को कहने के लिए, लेकिन घनानंद ने उन्हें अपमानित किया और उन्हें धक्के मारकर अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। वहीं पे कौटिल्य ने यह प्रण लिया कि जब तक मैं नंद वंश का समूल नाश नहीं कर दूंगा तब तक अपनी चोटी को जो है नहीं बांधूंगा, अर्थात अपनी चोटी को खोल दिया और उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं नंद वंश अर्थात तुम्हारा नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा, अर्थात अपनी चोटी को नहीं बांधूंगा। नंद वंश के बारे में बता दें, इसके जो संस्थापक थे महापद्म नंद थे, जो एक प्रतापी राजा हुआ और इसकी राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी अर्थात घनानंद जो था पाटलिपुत्र का शासक था और यह अंतिम शासक था नंद वंश का, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कौटिल्य ने राजा बनाया, इसे प्रशिक्षित किया, शिक्षा दी और इसने जो है घनानंद की हत्या कर दी 322 ईसा पूर्व में और 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। कुछ इतिहासकार यह भी उल्लेख करते हैं कि चंद्रगुप्त ने सिकंदर को पराजित किया था, जो एक महान शासक कहा जाता है और यह विश्व विजय की आकांक्षा लेकर भारत की तरफ आक्रमण करने के लिए आया था। माना जाता है कि 20 जुलाई 356 ईस्वी को यानी 20 जुलाई 356 बीसी में जो है सिकंदर का जन्म हुआ था। यह जन्म जो है पेला नामक स्थान पे हुआ था, जो प्राचीन नेपोलियन की राजधानी थी और इसके जो पिता थे सिकंदर के, ये फिलिप द्वितीय थे। फिलिप द्वितीय राजा थे मैसेडोनिया और ओलंपिया राज्य के शासक थे, यह माना जाता है। यानी सिकंदर को भी पराजित करने का प्रमाण जो है मिलता है। अरस्तु सिकंदर के गुरु थे और प्लेटो यह अरस्तु के गुरु थे और प्लेटो के गुरु सुकरात थे। इस क्रम को याद रखिएगा, यानी सुकरात प्लेटो के गुरु थे और प्लेटो अरस्तु के गुरु थे और अरस्तु जो था सिकंदर का गुरु था। यानी कि समकालीन रूप में देखा जाए अरस्तु और कौटिल्य समकालीन थे और दोनों के शिष्य, अरस्तु का शिष्य सिकंदर था तो दूसरी तरफ कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य था। आइए इनके बारे में और आगे जानते हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना अर्थशास्त्र है उसके बारे में समझ लेते हैं कि इसका नाम अर्थशास्त्र क्यों रखा गया। कौटिल्य का मानना है कि इसका नाम अर्थशास्त्र मैंने क्यों रखा। उन्होंने इसके बारे में बताया कि मनुष्यों की जो जीविका है उसको अर्थ कहा जाता है, साथ ही मनुष्यों से जो युक्त भूमि होती है उसे भी अर्थ कहते हैं। इसके अलावा भूमि प्राप्त करने और रक्षा करने के उपायों का निरूपण करने वाला जो शास्त्र होता है उसे भी अर्थशास्त्र कहते हैं। इन 3 कारणों से कौटिल्य ने इसका नाम, अपने ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र रखा। इस ग्रंथ के विषय जो हैं, इसका मूल विषय क्या है? राजनीति और कला, यानी अर्थशास्त्र राजनीति और शासन कला पे लिखी गई एक महत्वपूर्ण रचना है और इससे जो है हमें मौर्यकालीन शासन व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसकी अध्ययन पद्धति आगमनात्मक और संश्लेषणात्मक रूप में है। अध्ययन पद्धति यानी कि आगमनात्मक जो है वैज्ञानिक पद्धति मानी जाती है, जिसमें पहले उदाहरणों के माध्यम से सामान्यीकरण की तरफ बढ़ा जाता है, अर्थात पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर सिद्धांत जो है निकाले जाते हैं, सिद्धांत पे पहुंचा जाता है।
दूसरी इसमें पद्धति संश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है, जिसमें पहले जो विचार उपस्थित रहते हैं, पहले जो सिद्धांत उपस्थित रहते हैं, मौजूद रहते हैं, उन सिद्धांतों में संशोधन किया जाता है नए परिवेश के अनुसार। जैसे प्राचीन काल में जिस तरह के राजतंत्रीय व्यवस्था भारत में थी, आज उसमें संशोधन कर दिया गया है और संशोधन करके आज हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दिखाई देती है। यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था जो या ऐसे विचार जो पहले थे, उनमें संशोधन कर दिया गया नए परिवेश के अनुसार, उन्हें हम संश्लेषणात्मक मेथड या संश्लेषणात्मक विधि कहा जाता है। आइए और इस किताब के बारे में जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था अर्थशास्त्र का। इसमें शासक किस प्रकार पृथ्वी या राज्य की रक्षा कर सकता है, इसके बारे में बताया गया है और उसकी रक्षा करने के लिए राज्य के आंतरिक कानून एवं व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की जो है इसमें अच्छे तरीके से विवेचना की गई है, ताकि राजा जो है कानूनों के माध्यम से राज्य की या पृथ्वी की जो है रक्षा कर सके। साथ ही राजा किस प्रकार से साम्राज्य का विस्तार करेगा, इसके बारे में भी बताया गया है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। इस जो अर्थशास्त्र है, जो कौटिल्य द्वारा रचित है, इसमें राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति और क्रियाओं का जो है इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। ध्यान दीजिएगा, राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति एवं क्रियाओं का जो है इसमें उल्लेख नहीं किया गया है स्पष्ट रूप से, लेकिन उसके उदाहरणों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि वह किस तरह के शासन व्यवस्था का समर्थन करता है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 180 प्रकरण हैं। इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से वर्तमान में हमारे जो किताबें प्रिंट होती हैं, बनाई जाती हैं, उसी तरीके से इसको भी डिवाइड किया गया था। यह जो किताब है राजतंत्र पे लिखा गया ग्रंथ है, क्योंकि उस समय जो मौर्य वंश था वो राजतंत्री था, अर्थात उसी पे आधार बना के जो है यह लिखा गया था। आइए अब और आगे जानते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य हैं वह अपने विचारों का प्रतिपादन करते हैं और वह जो है मार्क्सवादियों की भांति अर्थ पे अधिक बल देते हैं। मार्क्सवादी यानी कि मार्क्स जो एक विचारक थे, इन्होंने एक साम्यवादी सिद्धांत या वैज्ञानिक समाजवाद का जो है प्रतिपादन किया, जिसमें अर्थ को बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। ये साम्यवादी या जो वैज्ञानिक समाजवाद है, यह आर्थिक समानता पे बल देता है, जबकि दूसरी तरफ हम देखें उदारवाद जो है राजनीतिक समानता पे बल देता है। मार्क्सवादियों का मानना है जब तक आर्थिक समानता नहीं रहेगी तब तक राजनीतिक समानता पूर्ण नहीं हो सकेगी, इसलिए यह अर्थ पे ज़्यादा बल देते हैं। उसी के अनुसार कौटिल्य भी अपने अर्थशास्त्र में अर्थ पे ज़्यादा बल देते हैं, इसलिए इनको मार्क्सवादियों की भांति जो है माना गया है। इस अर्थशास्त्र में राजनीतिक तथ्यों का जो है व्यवहारिक रूप में विवेचन किया गया है। साथ ही जो प्रशासन है उसको भी सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक रूप में प्रशासन का जो है विवेचन किया गया है। और यह अर्थशास्त्र जो था वह गुम हो गया था, अर्थात अपने पूर्ण रूप में नहीं मिला है। इसकी जो है 1905 ईस्वी में तंजौर के एक ब्राह्मण ने इसकी एक हस्तलिखित प्रतिलिपि जो है प्राप्त की थी, मिली थी उसे मैसूर के कर्नाटक के यहाँ। वहाँ पे उन्होंने सरकार को एक प्राच्य पुस्तकालय था, अर्थात पुस्तकालय थे, उसके अध्यक्ष थे श्याम शास्त्री, उनको जो है उस ब्राह्मण ने भेंट की थी। श्याम शास्त्री ने क्या किया, उसका सूक्ष्म अध्ययन किया और सूक्ष्म अध्ययन करने के पश्चात उसका प्रथम संस्करण 1909 में प्रकाशित किया। तब जाके हम लोग के सामने कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के बारे में जो है जानकारी मिल सकी। इसकी शैली जो है गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों में जो है लिखा गया है। इस तरीके से हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की एक महत्वपूर्ण कृति है, रचना है। इसमें तत्कालीन समय के अर्थात मौर्यकालीन शासन व्यवस्था के बारे में, अर्थ, समाज, राजनीति आदि के बारे में जो है महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और यह
यथार्थ पे आधारित, साथ साथ इसमें आदर्शवाद पे भी ज़्यादा बल दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पे यह मेरा वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि यह आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।